टाइटेनियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सुनो तुम विगावा कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक, अब मेरी साना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सब बढ़िया? आवाज क्लियर आ रही है? हाँ क्लियर आ रही है आवाज। सर अपनी आवाज ठीक कर लीजिए, हम ऐसे आवाज में बात या चीज समझ नहीं पाएंगे। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक, ये फ्रेंड का बहुत पक्का रिश्ता था। उसकी लाइफ में कोई नया बंदा आया ना तो उसने मुझे छोड़ दिया। मैं गरीब इंसान तो मुझे छोड़ दिया। तो तीसरा आता है तो बंदा जो जुड़ा होता है ना टूट जाता है। तो तीसरा आया तो टूट गया। इसलिए बनी उड़ के उड़ी, फिट के डिढा डेडे, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये देखो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो बटरफ्लाई, एस फॉर शाजिया, डी फॉर डॉली, पी फॉर परवीन और एफ फॉर फोजिया। ये 4 ब्लॉक होते हैं और हमें आज ये डी या डॉली वाला ब्लॉक पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सब बढ़िया? आवाज क्लियर आ रही है? हाँ क्लियर आ रही है आवाज। सर अपनी आवाज ठीक कर लीजिए, हम ऐसे आवाज में बात या चीज समझ नहीं पाएंगे। तो ये लो आपकी आवाज होगी सही। मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? बहुत अच्छे हो टेक्निकल गुरुजी। हाँ जी, क्या हाल? सब बढ़िया, सब बढ़िया। पिंटू जी ठीक हो? हाँ ठीक है। आप सब बच्चों ने पिछले 7 दिन मुझे इतना तंग किया है, मां कसम इतना तंग किया, इतने कमेंट्स किए हैं कि सर नेक्स्ट वन शॉट लाओ। तो नेक्स्ट वन शॉट आज का हमारा केमिस्ट्री पे आ चुका है, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक। होप आप सारे बच्चे मेरे इस वन शॉट को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आप रेगुलरली मेरे वन शॉट को प्यार देते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया वन शॉट डी एंड एफ ब्लॉक। बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी है। अच्छा, उससे पहले एक शेर सुना दो। अर्ज किया है, क्या किया है? अर्ज किया है, गिरते हैं शाह सवार ही मैदाने जंग में। ओह वाह 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 वाह। गिरते हैं शाह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मतलब जो तलवार लेके खड़ा होता है वही गिरता है, जो गिरा हुआ है वो क्या गिरेगा। समझ आया कि नहीं? इसलिए मेहनत करो, अगले 50 दिन पटाखा निकाल दो ताकि रिजल्ट वाले दिन अपनी अम्मा को अपना रिजल्ट कार्ड दिखा सको कि अम्मा हमने बहुत अच्छे से मेहनत की है। तो चलिए शुरू करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक। बट उससे पहले मैंने यहां कुछ लिखा है, पढ़ ले आज कल मम्मा पापा को ना, मम्मा बाबा को खुश रख पाएगा। ये क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चा अगर तू आज नहीं पढ़ेगा तो कल तुझे मजदूरी करनी पड़ेगी, मजदूरी करके तो अपने माँ बाप, अपने बच्चों, अपने बीवी को उस टाइम पे पाल नहीं सकेगा। माँ कसम सच बोल रहा हूं। अभी मेहनत करेगा, अभी दिमाग बढ़ाएगा तो कल अगर बिजनेस भी करेगा तो बहुत अच्छा बिजनेस करेगा। समझ आएगी नहीं? अभी जब मेहनत करने की आदत डालेगा ना तो ये मेहनत करने वाली आदत आगे तक काम करेगी और लाइफ में कभी भी मार खाएगा नहीं। कल तेरे पास अच्छा घर होगा, अच्छा गाड़ी होगी। अब बच्चे जो बोलेंगे वो उनके लिए करेगा। माँ बाप अगर कल बीमार पड़ेंगे उनको अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाएगा। होप तुझे ये छोटा सा मैसेज मेरा पसंद आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक। इस डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाले चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 हिस्से हैं या 4 मोहल्ले हैं। ठीक है, एक मोहल्ला है हमारा दैट इज एस ब्लॉक। एक मोहल्ला कौन सा है? दैट इज एस ब्लॉक। ठीक, दूसरा मोहल्ला कौन सा है? दैट इज डी ब्लॉक। और तीसरा मोहल्ला है दैट इज पी ब्लॉक और चौथा मोहल्ला है दैट इज एफ ब्लॉक। ठीक है, एस फॉर शाजिया, डी फॉर डॉली, पी फॉर परवीन और एफ फॉर फोजिया। ये 4 ब्लॉक होते हैं और हमें आज ये डी या डॉली वाला ब्लॉक पढ़ना है।
इस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आते हैं हम उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं मेरा बच्चा। ठीक है, मेरी बात अच्छे से समझना। मैं बोल रहा हूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आता है। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है दैट इज स्कैंडियम 21। जब आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखो, ये 11th में मैं आपको सिखा चुका हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, तो उसमें प्रोटॉन भी 21 है और इलेक्ट्रॉन भी 21 है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर किया? डी सबशेल में, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसे कल को टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारे भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही आते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है। सर ये आपने कुछ जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में लिख रखा है। ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताती है। जैसे ये देखो ध्यान से, जैसे ये है 4s2 3d1, सबसे ऊपर वाली शेल कौन सी है? फोर्थ। मैं बोल रहा हूं सबसे ऊपर वाली को मैं n बोल रहा हूं, तो इसमें अभी 2 आए हैं। इसमें कल को 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, मतलब 0 से लेकर 2 तक हो सकता है। मतलब ns 0 से लेकर 1 तक, 1 या 2 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और 3d उससे छोटा है, उससे छोटा तो मतलब n-1, मतलब d के आगे जो नंबर है वो 4 से छोटा है। मतलब 4 से, मतलब अगर ये 4 है तो ये वाला नंबर 3 है, तो इस 4 में से 1 माइनस किया। ठीक, जब माइनस किया तो ये डी वाला आ गया और इसमें इलेक्ट्रॉन आप 1 से देखोगे 10 तक होते हैं। आगे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से करवाऊंगा। अगर बच्चा इस चीज को नहीं समझ आ रहा है तो मार ले रट्टा, क्या कर सकते हैं, तुम्हारा दिमाग है ही छोटा है। बहुत बोला था 11th में पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, पर तूने सुना मेरी बात? नहीं ना सुना, आज नहीं ना समझ आ रही है ये चीजें। चलो आगे चलते। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं कि हमने ये डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने, ये डी ब्लॉक, ये वाला डी ब्लॉक पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम फोजिया वाले पे भी आएंगे, एफ ब्लॉक पे भी आएंगे, बट थोड़ी देर के बाद। अब मैं बोल रहा हूं कि जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है या डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसकी बहुत सारी सीरीज है। जैसे 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, 6D सीरीज है। हम 3D सीरीज को 3D सीरीज क्यों बोलते हैं बताऊंगा, 4D को क्यों बोलेंगे बताऊंगा, 5D को क्यों बोलते हैं ये बताऊंगा, 6D को क्यों बोलते हैं ये भी बताऊंगा। और 3D सीरीज को 3D इसलिए बोलते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आता है। जैसे यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आया था? दैट इज 3D में आया था, तो स्कैंडियम कौन से सीरीज में रखा जाएगा? 3D सीरीज में रखा जाएगा। ओके मेरा प्यारा बच्चा, ओके सर, ओके, आपकी बात मैं समझ रहा हूं। अच्छा, इसमें क्या है, कैसे एलिमेंट है? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, इसमें यूट्रियम से लेकर कैडमियम तक, इसमें कैसे लैंथेनम से लेकर मरकुरी तक, इसमें कैसे एक्टिनियम से CN तक। ठीक, अच्छा, अब है क्या, ये कितनी सीरीज है? 4 सीरीज है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। क्या सर ये सारी सीरीज आपने याद रखनी है? क्या ये हम सारी 4 की 4 सीरीज याद रखें? मेरी बात ध्यान से समझो, आप एक 3D सीरीज याद कर लो। 3D सीरीज कैसे है? एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक, दैट इज 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तक आप याद कर लो। ठीक है, नीचे वाली में से आप याद रखोगे 39 यूट्रियम से लेकर कैडमियम 48 तक होता है, 57 लैंथेनम से लेकर मरकुरी तक होता है 80 तक, और फिर 89 एक्टिनियम से लेकर CN 112 तक होता है। सर 3D सीरीज ही याद करनी है? हाँ 3D सीरीज ही याद रखनी है। सर कोई ट्रिक? तो सुनो तुम विवाह मतलब शादी कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा, C से कहेगा जानू, J से नहीं Z से, आज से J से नहीं Z से जानू। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक, ये याद करने का तरीका, बट आप ऐसे ही याद रखो क्योंकि मैं 9th क्लास के बच्चे को भी ऐसा ही सिखाता हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक,
अब मेरी बात ध्यान से समझ, मैं 3D सीरीज की ही प्रॉपर्टीज पढ़ा के आपको बाकी सारी सीरीज भी समझा दूंगा, क्योंकि उन सब का पैटर्न भी वैसा ही है। अगर मतलब 3D सीरीज तुमको आ गई तो बाकी सीरीज का भी कंसेप्ट आपको लग जाएगा। तो पहला मैं आपको क्या करवा रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक। पहली प्रॉपर्टीज क्या है 3D सीरीज की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको सबूत मिल रहे हैं कि भाई मेरे से एक बार वीडियो खराब हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D सीरीज का पहला बंदा ले रहा हूं। पहला बंदा मतलब मैं ले रहा हूं जी स्कैंडियम। स्कैंडियम क्या होता है, 21 होता है। ठीक, 21 का मतलब ये हो गया कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 21 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, दैट इज 21 ही है। ठीक है, 21 ही है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास एक एनर्जी रूल आता है जिसको आप अफबा रूल के नाम से भी जानते हो। इसको लिखने का तरीका कैसे था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 4f15 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 6f14 7s2 7p6 7d10 एंड 7f14। ठीक है, ये ऐसे लिखा करते थे क्लास कौन सी में, क्लास 9th से हम लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि मैं 9th में यहां बच्चों को बताता हूं। ठीक, अब स्कैंडियम 21 है, तो स्कैंडियम 21 के लिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 21, तो 21 तक काउंट करोगे तो कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 कितने हुए अभी तक, 10 हुए। तो 3s2 10 2 12 और 3p6 तक हो जाते हैं जी हमारे 18 इलेक्ट्रॉन। बाकी कितने रह गए, दैट इज 4s2 और 4s2 और 4s2 3d1। देख लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर किया, डी में, तो एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये 3d6 तक ये एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसको बोलते हैं आर्गन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन 18 4s2 3d1। ठीक है, मतलब स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम 22 होता है, एक इलेक्ट्रॉन बड़ा ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, आर्गन 18 4s2 3d2। मतलब आप डी ब्लॉक को कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही हो, 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 और 3d10। आप इसको गौर से देखना, इस चीज को गौर से देखना। आर्गन 4s2 सेम है, 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 4s2 सेम है। दो एक्सेप्शन है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, 29 को और 24 को, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। बाकी सब आप देखो तो 4s2 कॉमन है, बट जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, देख क्या हो रहा है, 1 3d1 3d2 3d3 3d, इसको छोड़ दो, मैंने बोला आपको एक्सेप्शन है, 3d4 की जगह 3d, इसके बाद क्या आता है 3d5 3d6 3d7 3d8, इसको छोड़ दो, एक्सेप्शन है, बाद में बताऊंगा, और 3d10। होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ आएगी। अभी मैंने आपको बोला कि क्रोमियम और कपर छोड़ दो, इसका आना क्या चाहिए था, इसका ऐसे आना चाहिए था, आर्गन 18 है ना, फिर 4s2 और 3d कितना 4। बट अब जब इसको लिखते हो तो ये क्या होता है कि ये 11th में भी बताते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाता है, तो इसके पास आते हैं, इसके पास पहले होते हैं 2 और इसके बाद पहले कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 और 4 होते हैं। जब ये शिफ्टिंग होती है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, एक शिफ्ट करके यहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके जाता है इधर। ठीक है, तो इसके पास कितने रह जाते हैं, दैट इज 5, 1 2 3 4 और 5। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सच्ची वाली कौन सी है, आर्गन 18, फिर 4s1 और 3d कितना आ गया, 3d कितना आ गया 5। तो इससे ये पता चलता है कि ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये जर्नली हम लिखते ऐसे हैं इसको, बट है ये ऐसे क्योंकि जो आधे फिल्ड होते हैं ना, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। मतलब जो कल्ले कल्ले रहते ना, जो सिंगल सिंगल रहते, वो खुश होते। देख केमिस्ट्री भी क्या सिखा रही है कि सिंगल रहोगे तो खुश रहोगे। ठीक, अब इसका कैसे लिखेंगे, देख आर्गन 18
आर्गन 18, 4s2 तो रहेगा, तो ये 20 हो गए, 29 है तो ये होगा 3d9। बट अगर आप इसको देखो अच्छे से तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं और d के 5 ऑर्बिटल्स में कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट यहां पे देख ये एक सिंगल है, बाकी 4 दोस्त डबलिंग में है, तो ये भी बोलेगा मैं अनस्टेबल हूं, अगर मेरे दोस्त ने गर्लफ्रेंड्स बना के रखी हैं तो मेरी भी कहीं से गर्लफ्रेंड बन जाए, तो ये यहां पे जंपिंग, तो ये वाला बेचारा कल्ला ही रहेगा। बट यहां पे fully filled orbitals are more stable। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असल में क्या होगी, 4s2 3d10, गलत लिखा है, 4s1 रह गया ना, अब 4s1 3d10, और ये आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन भी आप ऐसे लिख सकते होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसिशनल एलिमेंट्स। क्या होते हैं ट्रांसिशनल एलिमेंट्स? द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही हैं। द ट्रांसिशनल एलिमेंट्स एक नया टॉपिक है, इसको नोट करके लिखना, ये बीच में आ जाता है और बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच atom or ions have incomplete d orbitals are called transitional elements। transitional elements कौन से होंगे कि जिनके पास incomplete d orbital है। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम 21 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 18 हो गए, 4s2 हो गया और 3d1, तो ये क्या है, दैट इज इनकंप्लीट डी ऑर्बिटल। तो ये ट्रांसिशनल एलिमेंट है, दिस इज अ ट्रांसिशनल एलिमेंट। बट अगर आप कुछ एलिमेंट्स देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जिंक की, तो जिंक है 30, तो जिंक 30 है, तो आर्गन कितना हो गया, आर्गन हो गया 18, 4s2 हो गया b और 3d10, तो d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, तो वो ट्रांसिशनल नहीं है। ऐसा जैसे मैंने एग्जांपल किसमें दी है आपको, जिंक, कैडमियम एंड मरकुरी आर नॉट ट्रांसिशनल एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछ सकता है, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मरकुरी हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, सो दे डू नॉट शो मच रिजेंबल्स विद द अदर ट्रांसिशनल एलिमेंट्स। मतलब ये डी ब्लॉक हैं, बट डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये ट्रांसिशनल एलिमेंट्स नहीं है। इसके बाद है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस दूसरी प्रॉपर्टी है 3D सीरीज में, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, एक सीक्वेंस को देखो, एक सीक्वेंस में दिखा देता हूं कैसा सीक्वेंस है। अगर आप स्कैंडियम से लेकर जिंक तक देखो, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक देखो कि स्कैंडियम का साइज बड़ा है, टाइटेनियम निक्का, फिर और निक्का, फिर और निक्का, फिर थोड़ा बड़ा होने लग जाता है, बड़ा 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 बड़ा। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली एक ही सीरीज में ऐड रहे होते हैं, मतलब कोई नई शेल नहीं है। 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, बात समझ आई कि नहीं? ऐसे ऐड ऑन हो रहे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड इनटू सेम शेल, मतलब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, कोई नई शेल आ रही नहीं है ऊपर से, तो उससे शायद बढ़ ही नहीं सकता। बट मैग्नीज के बाद जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर देता है, रिपेल, तो उसका साइज थोड़ा क्या हो जाता है, बड़ा, फिर इसके साथ भी बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा बड़ा। तो साइज के साथ क्या होगा, एटॉमिक साइज के साथ ये होगा। इधर देखो ना, ध्यान से आराम से सुनो। जब आप स्कैंडियम को देखते हो तो ये बड़ा साइज है और टाइटेनियम को देते हो तो ये छोटा साइज है। क्यों? क्योंकि यहां पे 3D1 है, यहां पे 3D2 है। अब देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, तो पहले 3d1 में गया, इधर किस में गया, 3d2 में गया, कोई नई शेल ऐड हुई, नो, तो इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड इनटू सेम सबशेल, तो उसकी वजह से साइज स्कैंडियम का बड़ा, इसका क्या छोटा। बट कुछ देर के बाद जो नया वाला होगा, मतलब मैग्नीज के एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होगे तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा और जो उधर इलेक्ट्रॉन होगा वो रिपेल करेगा और उसकी वजह से साइज थोड़ा एंड में जाके बढ़ने लग जाता है। देखो स्कैंडियम
साइज कम 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 मैग्नीज, फिर आयरन के बाद थोड़ा थोड़ा करके साइज क्या करता है, ऐसे उठता है। तो एटॉमिक साइज पहले कम होता है और फिर एंड में जाके बढ़ता है। एंड में इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर ऐड हो रहा होता है और एटम के अपने इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करके थोड़ी दूरी पे क्या करने लग जाते हैं, घुमाने लग जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझना। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ये तीसरी प्रॉपर्टी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ना सॉरी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैशियस एटम। ठीक है, अब मुझे यह बताओ, एक एटम बड़ा है, साइज में बड़ा है साइज, तो वो इलेक्ट्रॉन दूर होगा ना, तो आसानी से निकल जाएगा। तो स्कैंडियम का साइज बड़ा है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तो उस पे जो एनर्जी लग रही होगी वो मैं बोल रहा हूं एक लग रही होगी। बट जब आप मैग्नीज की तरफ जाओ तो उसका साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में, इलेक्ट्रॉन बड़ा पास है न्यूक्लियस पे, तो वहां पे जो आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है तो वो क्या लग रही होगी, 10। फिर मैंने बोला एंड में जाके साइज बड़ा हो जाता है, जिंक के पास जाके साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन दोबारा दूर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो गया, आसान हो गया। तो यहां पे दोबारा क्या हो गया, बड़ा। तो अगर आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप सीरीज में आगे बढ़ते हो, से जैसे कहा गया दैट इज टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, तो पहले क्या होती है, कम एनर्जी चाहिए, ठीक है, फिर मैग्नीज में थोड़ी बढ़ जाती है, आयरन में थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि इनके साइज क्या है, छोटे, फिर एंड पे जाके क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पहले कम होती है, फिर बीच में बढ़ती है और फिर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो आप अच्छे से पढ़ो तो साइज, जिसका साइज छोटा उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक, तो मैं वही बात बोल रहा हूं कि भाई यहां पे तुम इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो कम एनर्जी लगेगी, यहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो यहां से उधर जाते वक्त आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी और फिर एंड में आते आते क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when electron is added to neutral gaseous atom। अब ध्यान से समझना, कैसे ध्यान से समझना, देख स्कैंडियम बड़ा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब देख जब तू इधर जा रहा है इसका साइज छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, और छोटा हो रहा है, और छोटा हो रहा है, फिर थोड़ा बड़ा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर और बड़ा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर एंड में जाके बड़ा हो जाता है। ये मैंने आपको बताया। ठीक, अब आसानी से इलेक्ट्रॉन कहां ऐड हो जाता है, आसानी, देख ये बड़ा बड़ा एटम है, न्यूक्लियस बड़ा दूर है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा बट बड़ी दिक्कत आएगी, उतनी एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी। मैं बोल रहा हूं इधर 1 ही जूल निकलती है, ठीक है, ये छोटा हो गया तो यहां पे ज्यादा निकलेगी, 2 जूल, यहां पे 3 जूल, यहां पे क्या हुई 4 जूल, यहां पे 5 जूल। सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से खींच लेगा अपने पास, तो सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी, 5 जूल निकलेगी। फिर साइज बड़ा होने लगा, फिर एनर्जी कम होने लगी, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, और कम होने लगी। समझ आया कि नहीं आया? तो अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाऊं, ग्राफ देख बिल्कुल छोटा सा ग्राफ मैं बना के आपको सामने रख रहा हूं, देख मैं क्या बोल रहा हूं, ये ऐसे है और ये मैंने लिखा एटॉमिक नंबर और ये मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, जब आप सीरीज में मतलब स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ जाते हो तो ये बढ़ता है और फिर उसके बाद कम हो जाता है। ये वैसा ही ग्राफ है जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ था। यही एक्सप्लेनेशन मैंने उससे उधर दे दी है। अब है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब सुनना ध्यान से,
ये जितने भी 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे एक्चुअल में क्या है, मेटल्स हैं। तो ये मेल्टिंग पॉइंट ठीक है, ये क्या है, मेटल्स हैं और ये मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और मेटालिक बॉन्ड बड़ी स्ट्रांग होती है। मेटालिक बॉन्ड क्या होती है, स्ट्रांग, जिसकी वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी बड़ा ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बड़ा ज्यादा होता है। मतलब ये इतनी आसानी से ना मेल्ट करते हैं, मतलब ना पिघलते हैं, और ना इतनी आसानी से ये गैस फॉर्म में जाते हैं। मेटल है ना, तो जिंक को मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। और इसका कोई रीजन नहीं है, बट ये आपके ग्राफ आपकी बुक में बना हुआ था। बस इतना याद रख लो कि जब आप सीरीज में बढ़ते हो, सीरीज में आगे की तरफ जाते हो, जैसे टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, बढ़ता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं, बढ़ते हैं, पीक पे आते हैं, फिर थोड़े बीच में जाके कम होते हैं, फिर आयरन, कोबाल्ट, फिर और कम होते हैं। ये वैसा ही ग्राफ बनता है जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का बनता है, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का बनता है, वैसा ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी वैसा ही ग्राफ बनता है कि जब कभी भी आप सीरीज में जाओगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पहले बढ़ेगा और फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका रीजन आपने नहीं पढ़ना बोर्ड के लिए, ठीक, ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, ये चौथी प्रॉपर्टीज है, सॉरी पांचवी प्रॉपर्टीज है कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे मैं ये बोल रहा हूं, ये मैंने बोला कि ये जिंक के एटम हैं, ठीक है, ये जिंक के एटम हैं, ये जिंक के एटम हैं, और इसके इंटरस्टिशियल, इधर खाली स्पेस में हाइड्रोजन आके अटक जाता है, ठीक है, और ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड। कभी नाइट्रोजन अटक जाता है, कभी बोरॉन और कभी हाइड्रोजन बताते हैं। और ये जो कंपाउंड होते हैं, इनकी खास बात ये होती है कि इनके भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है 3D सीरीज की। 3D सीरीज मतलब 4D सीरीज भी, 5D सीरीज भी, 6D सीरीज भी, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है। इसके बाद है मेटालिक कैरेक्टर, सातवीं प्रॉपर्टी। मेटालिक कैरेक्टर मतलब ये ऑल आर मेटल्स, ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, क्योंकि ये जैसे मैग्नीज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करता है कभी कभी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेते हैं, तो ये क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है, मेटालिक प्रॉपर्टी है इनकी, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया कि दे शोस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। कैसे शो करते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पैरामैग्नेटिक हैं, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब मैग्नेट उनको क्या कर लेता है, मैग्नेट उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा आयरन अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया, रिपेल बाय मैग्नेट, रिपेल बाय मैग्नेट के मैग्नेट उनको क्या करता है, रिपेल बाय मैग्नेट के मैग्नेट उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। और एक चीज याद रखना, जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये प्रॉपर्टी बता रहा हूं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जैसे डी ऑर्बिटल है ना, उसमें पेयरिंग नहीं हुई है, मतलब ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होंगे, दैट इज जनरली उनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। और जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे ये पेयर्ड हो गए, जो मतलब 3D10 पूरा कंप्लीट हो गया या पेयर्ड हो गया, तो उनको मैग्नेट जनरली क्या करता है, रिपेल करता है। ये प्रॉपर्टीज थी, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बताया है, इसको याद करने की कोशिश करना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कंप्लेक्स फॉर्मेशन। कंप्लेक्स फॉर्मेशन एक नया तरह का कंपाउंड या एक नया तरह के कंपाउंड्स फॉर्मेशन पढ़ोगे आप नेक्स्ट चैप्टर में, उनको बोलोगे कंप्लेक्स फॉर्मेशन, या उनको बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं, नेक्स्ट चैप्टर में इसके अच्छे से डिटेलिंग करेंगे। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा है, जैसे ये कपर है, 3D सीरीज में आता है, डी ब्लॉक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। इसके इर्द गिर्द इसको देने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको बोलेंगे लिगैंड। इसको क्या बोलेंगे? लिगैंड। ठीक है, ये एक नया तरह का कंपाउंड है, आज से पहले मां कसम आपने नहीं पढ़ रखा है इसको। इस पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसके बाहर भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ या कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, जिसको आप क्या बोल रहे हो? आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, ऐसा कंपाउंड आज अब अगर कहीं देखो तो उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट ही बनाते हैं या फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अलोई फॉर्मेशन। बहुत सारे जो मेटल हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ होमोजीनस सॉल्यूशन बनाते हैं। होमोजीनस सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, और होमोजीनस सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं? अलोई बोलते हैं। ये भी सॉलिड होता है और ये भी क्या होता है? सॉलिड होता है। और ये दोनों होमोजीनियसली मिक्स होके हमें एक नई अलोई देते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज बोलते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हो जाता है, और ये इतनी आसानी से टूटता भी नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कैटालिटिक फॉर्मेशन। अभी देख, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनको फास्ट करने के लिए, जैसे हमारे पास एक हैबर प्रोसेस है, ये हमारे पास जो रिएक्शन लिखी है इसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस। इस हैबर प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहां पे आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। ठीक है, मतलब जैसे ये आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? दैट इज 2 हो जाएगा। वैसे स्कैंडियम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। कितना है? +3। वैसे टाइटेनियम +3 +2 +3 +4 कर सकता है। वैनेडियम +2 +3 +4 +5 कर सकता है। क्रोमियम +2 +3 +4 +5 +6 कर सकता है। मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +6 +7 कर सकता है। आयरन +2 +3 +4 +6 कर सकता है। कोबाल्ट +2 +3 +4 कर सकता है। निकल +2 +3 +4 कर सकता है। कॉपर +1 +2 कर सकता है, और जिंक +2 कर सकता है। मैग्नीज यहां पे आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दैट इज +4। उसके बाद एक और प्रॉपर्टीज मेरी तरफ से लिख लो, दैट इज कलर्ड कंपाउंड्स। क्या है? कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, डी ब्लॉक एक और प्रॉपर्टीज है, क्या? कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्स द कलर्ड कंपाउंड। कि ये कैसे कंपाउंड बनाते हैं? कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। वैसे मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बनाते हैं और कलर्ड कंपाउंड भी बनाते हैं। देख, जैसे कपर है, ये जो कपर है, कपर के पास आपको पता है कि डी ऑर्बिटल्स होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। ऐसे 1 2 3 4, ये 5 हैं गिन के। ठीक है, 1 2 3 4 5। ये एक्चुअली में टूट जाते हैं, 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं और 3 ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं। मान ले इधर एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये एनर्जी का गैप बन गया। तो जब कभी इसको एनर्जी मिलेगी ये ऊपर चला जाएगा, और जब इसको एनर्जी लूज करेगा तो ये वापस कहां जाएगा? नीचे। जब नीचे आएगा ना, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करेगा। ठीक है, जब ये रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या एनर्जी रेडिएट करेगा, तो हमारे जो कलर्स होते हैं ना, वो भी एनर्जी होते हैं। तो अगर इसने रेड कलर रेडिएट किया, तो जो कंपाउंड जिसमें कपर था वो कौन से कलर का होगा? रेड कलर का।
ठीक है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक्चुअली में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फॉर्म करते हैं। तो वो क्या होते हैं? कलर्ड कंपाउंड होते हैं। सर ये टूटेगा कैसे? ये टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिगैंड। ये लिगैंड के प्रेजेंस में क्या करता है? टूट जाता है। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत पक्का रिश्ता था, उसकी लाइफ में कोई नया बंदा आया ना तो उसने मुझे छोड़ दिया, मैं गरीब इंसान तो मुझे छोड़ दिया। तो तीसरा आता है तो बंदा जो जुड़ा होता है ना टूट जाता है, तो तीसरा आया तो टूट गया। इसकी एनर्जी में हम 5 थे, ऐसे पांचों की तरह जुड़े हुए थे, एक मैं 3 बच्चे, हम ऐसे जुड़े हुए थे। आया ले गया चला गया। ठीक, होप आपको समझ आया होगा। ये एनर्जी गैप है। अच्छा, इस एनर्जी गैप का नाम भी होता है, इसको बोलते हैं ईजी, इसको बोलते हैं ईजी और इसको बोलते हैं T2G। ठीक है, बाद में डिटेल में इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना रखो। अब हमारा इस चैप्टर का भाग 2 आता है। वो भाग 2 क्या है? दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, देख, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एफ सबशेल। वो एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर करे, कहां, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एफ फोजिया सबशेल, तो उसको हम बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। जैसे मैंने वहां जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, यहां पे भी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देख कैसे होगा, देखना, इसमें जो सबसे हाइयर शेल होगी ना, हाइयर शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे NS2 में। उसके बाद जो D वाली होगी वो इस N से एक कम होगी और उसमें से या तो 0 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 1, और F वाला जो होगा वो 2 कम होगा S वाले से, N-2 F कहां से 1 से लेकर 14 तक। अब ये 2 सीरीज हैं F ब्लॉक में। एक सीरीज है लैंथेनम 57 से लेकर दैट इज ल्यूटिनियम 71 तक, और एक सीरीज है एक्टिनियम 89 एटॉमिक नंबर से लेकर लोरेंशियम 103 तक। ये 2 सीरीज आप देख लो किस तरह से, लैंथेनम से लेकर LACEPR ND PM SM EUCD TBDYS HOER TM YBLU, एक्टिनियम ACTHPA यूरेनियम NPPU AM CM BK CFE ESFM MD NO लोरेंशियम। ये 2 सीरीज हैं। अब इन सारी सीरीज को याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस याद रखो कि लैंथेनाइट जो सीरीज है वो 51 से लेकर 71 तक है और एक्टिनाइन 89 से लेकर 103 तक है। अब ये जो एफ ब्लॉक का हिस्सा है इसमें भी मैं आपको एक्टिनाइट सीरीज अलग से पढ़ाऊंगा और लैंथेनाइट सीरीज अलग से पढ़ाऊंगा। होप आपको समझ आएगा। देखिए लैंथेनाइट सीरीज में क्या हुआ कि 57 से शुरू होगी और खत्म कहां पे होगी, ल्यूटिनियम 71 तक। ठीक है, लैंथेनम से लेकर 71 तक। इसमें भी पहला टॉप। अब जो हमारे पास लैंथेनाइट सीरीज है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है और एलिमेंट मैंने चूज किया गडोलियम, क्योंकि लैंथेनाइड में ये वाला सवाल बहुत बार आता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एटॉमिक नंबर है 64। इसका ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 64, और इन 64 इलेक्ट्रॉन्स को आपने अरेंज करना है। ठीक, 64 पे जाके रुक जाना है। और आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होगे तो आप एक रूल का इस्तेमाल करोगे जिसको आप बोलते हो अफबा रूल, और ये अफबा रूल आपके सामने लिख रखा है और आपको 64 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने। तो देखो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6, ये 18 होंगे। 18 होंगे ना, 2 2 4 6 10 2 12 और ये 6 18 होंगे। मुझे 64 तक जाना है। कितने तक जाना है, 64। तो 18 कहां पे हो गए, ये यहां तक 3p6 तक। फिर 4s2 3d10 4p6, ठीक है, 18 2 20 20 10 30 30 6 36 हो गए। ठीक, फिर 36 और 2 कितने हो गए, दैट इज 36 और 2 हमारे पास हो गए जी 38 और फिर 10 4d10 48 और 5p6
48 और 6 54 हो गए। अब इस नंबर को याद रखना, 54 को आगे मैं इस्तेमाल करूंगा। ये 54 और 54 और 2 कितने हो गए 56, 56 और मुझे चाहिए 64, तो 4f कितना और हो जाएगा 54 और 2 कितना हो गया 56, और कितना चाहिए मेरे पास 8 चाहिए ताकि ये कितना हो जाए 64 हो जाए। एक बार गिनते हैं, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 18 2 20 30 36, 36 और 38, 38 10 48, 48 6 54, 54 2 56, 56 और 4 64 हो गए। अब एक और लिख लो 5D 0, 5D 0, तो मतलब कि ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई। अब 54 आता किसके लिए, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, नियरेस्ट नोबल गैस है दैट इज जीनोन। जीनोन कितना है दैट इज 54, और आप लिख सकते हो 6s2 4f8 और 5D 0। बट अगर आप एक चीज नजर मारो, ये जो 4f है, 4f में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 1 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, अभी 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 8 एक ही पेयरिंग है, तो एक जुड़ा हुआ है, एक का जोड़ा बना है, तो वो सब सिंगल को अटक रहा होगा। तो ये बोलता है यार तू यहां से हट जा, तो ये हट के चला जाता है 5D, 5D है ना, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये वाला जंप करके जाता है 5D में, और ये 4f में, और इसके साथ वाले कितने हैं दैट इज 6s 2 है। ठीक है, तो जब ये यहां से जंप मार के इधर चला जाता है तो ये हाफ फील्ड हो जाते हैं, तो ये स्टेबल हो जाता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जीनॉन 54 6s2 4f7, क्योंकि एक तो चला गया इधर, हाफ फील्ड रह गए ये सारे, और ये क्या हो गया दैट इज 5D1। अब जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा नजर मारना, मैंने क्या बोला था कि ns होगा, f वाले में 2 कम हो जाएंगे, देख 6 से 2 कम हुए तो 4 रहा f, और जो d वाला होगा वो n से 1 कम होगा, n-1 d। और जर्नली हर सीरीज में अगर आप देखोगे ना, लेंथेनाइड में भी 14 एलिमेंट है और एक्टिनाइड में भी 14 एलिमेंट है, तो ये 1 से लेकर 14 तक, कभी कभी इसमें 0 या 1 हो जाएगा और ये ns2 ही रहेगा। तो यही जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहां पे लिखी थी। मैंने क्या बोला था, 1 से 14, 0 से कभी 1 तक, और ns2 रहेगा। ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, जो नोबल गैस, मतलब ये जीनॉन एक नोबल गैस है ना, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, उसको जर्नली हम इस फॉर्म में लिखा करते हैं। अगर मैंने तेज बोला है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैं बोल रहा हूं कि जो हम जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो हम किस बेसिस पे लिखते हैं, वो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं ना, उसमें जो नोबल गैस आ जाती हैं, उसके बाद क्या होगा, जो नियरेस्ट नोबल गैस जीनॉन तक आ गई, उसके बाद नियरेस्ट नोबल गैस ये यहां पे आएगी, वो चीज तो इधर कवर नहीं हो रही है। तो उसके बाद जो ये 6s2 हुआ, 4f14 हुआ, 5d10 हुआ, इसको जो हम एक जर्नल फॉर्म में लिखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा क्या हुआ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो आप सीरियम से लेकर ल्यूटेनियम तक, दैट इज ये 14 एलिमेंट हैं, दैट इज 58 से लेकर 71 तक। अगर रट्टा मारना है मार लो रट्टा, सिंबल, और आपको पता है जीनोन ही है। देखो जीनोन और जीनोन के बाद की कहानी है, जीनोन और जीनोन की बाद की कहानी है, जीनोन की बाद की कहानी। सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से लिखी गई है। उसके बाद जनरली ये ऑक्सीडेशन, कोई भी एलिमेंट है जनरली इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन क्या शो करता है, जैसे मैं गडोलियम की बात करूं तो हमारा जो जीडी है, ये जनरली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा या तो ये +2 रहेगा, या कभी कभी ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या कभी कभी ये गडोलियम कितना लूज करता है, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +4, 2 यूज करेगा तो +2। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से समझना, जब आप लेंथेनाइड सीरीज में चलते हो, जैसे LA, CR, PR, NB, PM, SM,
EU GD TB DY HO और लास्ट में ल्यूटीनियम तक जाते हो तो आप ये देखते हो कि इनका साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं जैसे 4f1 4f2 4f3 4f5 4f6 4f7 में ऐड हो रहे हैं, कोई नई शेल तो बढ़ रही नहीं है, कोई नई शेल तो बढ़ रही नहीं है, तो साइज हमेशा कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है, तो बड़े एटम से हो जाता है एटम छोटा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन होना। और ये लैंथेनाइड सीरीज में हो रहा है तो इसलिए इसको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सर क्या पिछले जो सीरीज करवाई है उस सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना जरूरी है? ना रखो तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें से जो सवाल आता है वो आर में आता है, ठीक है, और करके आएगा, ठीक है, या ये करो या ये करो। केमिकल रिएक्शन में देखो तो आप देख लो, एक एलिमेंट Lu ले लो, Ln ले लो, Ln एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, विद एसिड ये हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है, विद ऑक्सीजन ये उसकी ऑक्साइड देता है Ln2O3, विद सल्फर ये Ln2S3 देता है, विद नाइट्रोजन ये Ln नाइट्राइड देता है, विद कार्बन ये Ln कार्बाइड देता है, विद पानी ये हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है, और विद हेलोजन ये Lnx3 देता है। ये X जो होता है, ये X हमेशा याद रखना कि ये क्या है, हेलोजन है। जैसे मैंने चार्ट करके समझाया इसको वैसे ही रट्टा मार देना है कुछ। एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड की क्या एप्लीकेशन है, जो टिक कर रहा हूं वही याद करना। ग्लास पॉलिशिंग में यूज होते हैं, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, न्यूक्लियर आपको पता है रिएक्टर्स होते हैं, उनमें से एनर्जी जनरेट होती है, वहां पे रिएक्शन को तेज करने के काम आते हैं, टीवी बनाने के काम आते हैं, मेडिसिनल यूज है इसका, नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वगैरह में यूज होता है, मैग्नेटिक एप्लीकेशंस हैं, मतलब कहीं मैग्नेट वाली चीज है तो वहां वो वाली चीज बनाने के काम आते हैं, ठीक है। तो ये 5-6 यूजेस हैं जो आप अपने दिमाग में रखोगे, किसके रिलेटेड, दैट इज लैंथेनाइड सीरीज के रिलेटेड। इसी तरह से हमारे पास है एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज के नीचे ही 14 और एलिमेंट रखे हुए हैं, दैट इज फ्रॉम एक्टिनाइड्स। यहां एक्टिनाइड से लेकर लोरेंशियम तक, मतलब एटॉमिक नंबर 89 से लेकर 103 तक। एक और चीज मैं बोलूं कि ये दोनों सीरीज जो हैं ये डी ब्लॉक का ही हिस्सा हैं। ये आपने पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 से ही चुराए हैं। ये 14 एलिमेंट डर यहां से और 14 एलिमेंट डर यहां से। 14 एलिमेंट मैंने आपको बता दिए हैं एफ ब्लॉक के, दैट इज लैंथेनाइड तो बता दिए, अब मैं आपको एक्टिनाइड्स बता रहा हूं। पहला है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उनमें से मेरा मोस्ट फेवरेट एलिमेंट है दैट इज यूरेनियम। आप सबको पता है कि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92। 92 का मतलब ये हो गया, 92 का मतलब क्या हो गया कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 92 हैं। तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, ये जर्नल नहीं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, 92 तक इलेक्ट्रॉन फिल करने, कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 18 होंगे पूरे, 4s2 3d10 3d10 4p6, ये कितने हो गए, 36 हो गए जी, ये यहीं पे, ठीक है, गिन लेना। फिर क्या 5s2, फिर 4d10 5p6, ये 54 हो गए जी, ठीक। 6s2 4f14 5d10 और 6p6, ये यहां होंगे 86, यहां पे कितने होंगे, 86 हो गए। हमें कितने चाहिए, 92, तो 7s2 ये हो गया 88, और ये हो गया F5F88, और कितने ऐड करें, 92 हो जाएगा, 4 और ऐड करें, तो ये इसकी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आप अच्छे बच्चे हो, आपको पता है कि इसमें नोबल गैस ढूंढनी है, ठीक है, आपको पता है नोबल गैस कौन कौन सी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, जीनॉन है ना, रेडॉन। रेडॉन कितनी है, दैट इज 86। ठीक है, फिर ओजी आ जाता लास्ट में, है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक, अब आराम से समझ जरा, रेडॉन आता है कहीं 86, ये आता है, ये आता है रेडॉन, मतलब ये पूरा रेडॉन के हिस्से में जाएगा। रेडॉन 86 और साथ में क्या आ जाएगा, 7s2, 5f4 और 5f4 ये यहां पे है, और इसके बाद डी वाला खाली है, 6d। ठीक है, 5f4 तो 6d1, बट यहां पे अभी 0 है, बट ये देखने को मिलता है, मैं इसको सीधा बोलूंगा कि आप याद रखो, ये देखने को मिलता है कि जो रेडॉन है, मतलब जो रेडॉन है वो 86 ही रहेगा, 7s2 भी सेम रहेगा, बट इसका एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इधर जा जाता है, 5f3 हो जाएगा और 6d1 हो जाएगा। ये देखने को मिलता है, इसका रीजन मुझे पता है, बट मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वो रीजन समझा सकूं। सर क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सिर्फ वो जो दो क्रोमियम और कपर की एग्जांपल है वो आप एक्सप्लेन कर देना, गडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है वो भी आप एक्सप्लेन कर देना, इनको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। जर्नल आपको एलिमेंट दिया है, उसका एटॉमिक नंबर दिया है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे ही लिखना। ये तो मैंने ऐसे बता दिया, क्योंकि अगर आप यहां पे देखो, कहां पे देखो, यूरेनियम देखो, तो यूरेनियम में आप देखो 5f3 है और एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां गया, 6d1 में गया, और ये रहे एलिमेंट्स और ये रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप बस इतना याद रखना कि कोशिश करना कि एलिमेंट के नाम याद हो जाएं, उनके एटॉमिक नंबर याद हो जाएं, और अगर नाम और एटॉमिक नंबर याद हो गए तो आप अफबा रूल से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से निकाल सकते हो। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पक्का पूछना, ठीक है। इसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये अक्सर या तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं या +4। जैसे यूरेनियम है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज कर दिए तो +2, कभी कभी ये 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देते हैं, कभी कभी ये 4 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देते हैं, तो वही उसी हिसाब से आप क्या करते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हो। और मेरी बात सुनो, और मेरी बात ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं जैसे हमने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी थी ना, वैसे ही एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी है, कि जब आप एक्टिनियम से LW तक जाते हो तो उसका साइज मोटू से क्या हो जाता है, छोटू, छोटू छोटू, फिर एंड में क्या हो जाता है, छोटू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड इनटू F5F सबशेल। मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, 5f1, 5f2, 5f3, 5f4, 5f6, क्या नई शेल ऐड हो रही है ना? तो ऑब्वियस ही बात है कि जैसे ही आप एक्टिनियम से लॉरेंशियम की तरफ जाओगे तो साइज बड़े से छोटा 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 पिद्दू होता जाएगा। दिस इज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यूजेस ऑफ एक्टिनाइड सीरीज, आपको पता है यूरेनियम कितना बड़ा एलिमेंट है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है। थोरियम, यूरेनियम, प्लेटिनियम, ये एटॉमिक रिएक्टर्स में यूज होते हैं एनर्जी बनाने के लिए, न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज होते हैं ताकि हम इनसे एनर्जी ले सकें, ठीक है। एटॉमिक बम्स बनाने में ये यूज होते हैं। अच्छा, इसके बाद 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इस चैप्टर में, एक है पोटेशियम परमैग्नेटेट जो आपके सामने लिखा हुआ ये नजर आ रहा है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो हर साल पेपर में आता है। इसको करना क्या है कि ये प्रिपेयर कैसे होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कैसे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके यूजेस क्या है, ये 5 आपने पोटेशियम परमैग्नेटेट के लिए भी पढ़ने हैं और पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए भी पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। पहला दैट पोटेशियम परमैग्नेटेट। पोटेशियम परमैग्नेटेट का फॉर्मूला है KMnO4।
हमें KMnO4 बनाना है, तो प्रिपरेशन में हम पहले पायरोलूसाइड लेंगे, दैट इज मैग्नीज ऑक्साइड, उसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास पोटेशियम मैग्नेटेट ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट या प्रोडक्ट बनेगा और साथ में पानी निकलेगा। जब हम MnO4 को क्लोरीन के साथ मिक्स करेंगे या क्लोरीन गैस के साथ इसको मिक्स करेंगे तो हमारे पास KMnO4 आएगा, दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेटेट, जो हमें चाहिए, और साथ में KCl बाहर हो जाएगा। सर हम इस रिएक्शन को कैसे याद करें? मेरा बच्चा, इसको रट्टा मारना पड़ेगा। ऐसे मान लो कि आपको बनाना है ताजमहल, ताजमहल के लिए क्या जरूरत है? मिस्त्री, मजदूरे, रेत, सीमेंट, ईंटें, ठीक है, और हो रहे क्या बोल रहे सर? तो ये मारो रट्टा, ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, ये आपको याद होने चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये पर्पल ब्लैक सॉलिड क्रिस्टल होगा, ये मतलब ये कैसा दिखेगा, और ये सोलुबल होता है किसमें? पानी में। और कौन सा पानी? हॉट पानी में, ये गर्म पानी में सोलुबल होता है, ठीक। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज है कि जब आप इसको हीट करोगे तो पोटेशियम परमैग्नेटेट टूट जाएगा, ये डिकंपोज होगा, डिकंपोजिशन रिएक्शन है किसमें? K2MnO4 में, मैग्नीज ऑक्साइड में, और ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। फिर देख तो एसिडिक मीडियम में ये क्या करता है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसकी अभी जो मैं ये करवा रहा हूं ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं, मतलब ये दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। मतलब KMnO4 एज अ ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में और बेसिक मीडियम में कैसे काम करता है वो बता रहा हूं। पहला है एसिडिक मीडियम में, मतलब इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया तो पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, पानी, और ये देखो ऑक्सीजन बना है। ये चीज शो कर रहा है कि ये ऑक्सीजन को दे सकता है, तो ये एज अ ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है। और ये क्या करता है? दैट इज ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन मतलब ये Fe2 पॉजिटिव को कन्वर्ट करेगा Fe3 पॉजिटिव में, ये S2 नेगेटिव को करेगा S0 में। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करने में आपका कौन मदद करेगा? KMnO4। और अभी जो मीडियम चल रहा है वो एसिडिक मीडियम चल रहा है, मतलब वहां पे आपने एसिड यूज करके रखा है या H पॉजिटिव आयन यूज करके रखा है। फिर I नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा? I2 में। ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। हमने पढ़ रखा है कि जब कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो वहां पे कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हो रही होती है। फिर न्यूट्रल मीडियम में, मतलब KMnO4 को न्यूट्रल दैट इज वाटर के साथ रिएक्ट किया तो यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और ऑक्सीजन निकला। ये भी ये चीज दर्शाता है कि ये ऑक्सीजन दे सकता है, ये ऑक्सीजन दे सकता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। और ये S2 नेगेटिव को S सल्फर 0 में कन्वर्ट करता है, Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव को क्रोमियम 3 पॉजिटिव में चेंज कर सकता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज तो सिमिलर है, बस हमें यही दिमाग में रखना है कि KMnO4 ऑक्सीजन दे सकता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। बेसिक मीडियम में क्या है? पोटेशियम परमैग्नेटेट बेस के साथ, ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये K2MnO4 वाटर, और देख ऑक्सीजन दिया तो ये ऑक्सीडेशन कर सकता है। आयोडीन को I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करता है, Fe2 को Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव को क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है। ये इसकी क्या थी? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज थी। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये मैग्नीज है, ऑक्सीजन देखो KMnO4, मैग्नीज कितना? 1, मैग्नीज कितने? 1, ऑक्सीजन कितने? 4। हर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ये 2,
ये दो, ये दो, ये इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है। पोटेशियम हमारा एक हो गया, के एक हो गया, मैग्नीज एक हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गए, 1 2 3 और 4। ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। और इस मैग्नीज की यहां पे ये Mn है, ये मैग्नीज की यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो क्या होगी, दैट इज +7 होगी। वो कैसे, देख ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रख लेता है यहां से, ये 2 रख लेगा -2, इस पे आएगा +2, यहां पे ये भी 2 रख लेगा तो -2, यहां पे आएगा +2, यहां पे ये भी 2 रख लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड है तो यहां पे क्या आएगा +2, यहां पे एक ऑक्सीजन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड तो एक इलेक्ट्रॉन रखेगा तो इसके ऊपर आएगा +1, तो ये +2 +1 +3 +2 +5 +5 और +2 कितना हो जाएगा, मां कसम +7 हो जाएगा। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पहले भी कैलकुलेट कर रखी है क्लास 11th में, वहां पे किसी और तरीके से कैलकुलेट किया था। यूजेस ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, ब्लीचिंग वूल मतलब वूल को साफ करने में, उसका कलर उतारने में और सिल्क का कलर उतारने में यूज होता है। और डीकलराइजेशन ऑफ सॉइल मतलब कलर जो ऑयल के अंदर बेकार कलर आता है उसको डीकलराइजेशन करने में ये KMnO4 यूज में आता है। जैसे KMnO4 है वैसे हमारे पास एक और कंपाउंड है, दैट इज सेकंड कंपाउंड, जिसको मैं बोल रहा हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं K2Cr2O7। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, पहले हम लेते हैं फेरोक्रोमेट दैट इज FeCr2O4, इसको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सोडियम क्रोमेट बनता है जो येलो कलर का है, और फेरस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। इसको हम दोबारा यूज करते हैं, सोडियम क्रोमेट को दोबारा यूज करते हैं एसिड के साथ, और यहां पे सोडियम डाइक्रोमेट बनता है जो ऑरेंज कलर का होता है। फिर सोडियम आयन और वाटर बना है, मुझे इससे लेना देना नहीं है, बट सोडियम डाइक्रोमेट को जब मैं KCl के साथ रिएक्ट करता हूं तो मुझे पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7 और NaCl बनता है जो ऑरेंज कलर का होता है। तो आप याद रखें कि हमने रिएक्टेंट क्या लिया, उसके बीच के स्टेप क्या बने और प्रोडक्ट क्या बना। आप बीच में से अगर ये ऑक्सीजन बेस छोड़ सकते हो तो छोड़ भी सकते हो, बट आपको ध्यान में होना चाहिए कि हमने रिएक्टेंट क्या लिया है और हमारा प्रोडक्ट क्या बना है। फिर उसके बाद है इसका स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखो तो पोटेशियम है 2, तो ये हमारे आगे 2 पोटेशियम, ठीक है, और क्रोमियम हमारे पास 2 हैं तो ये हमारे पास 2 क्रोमियम आ गए। इस क्रोमियम के साथ आपके पास है 7 ऑक्सीजन, 2 क्रोमियम को जोड़ते हैं पहला ऑक्सीजन, फिर इस क्रोमियम के साथ दूसरा, फिर इसी के साथ क्या तीसरा और इसके साथ क्या चौथा, फिर इसके साथ पांचवा, इसके साथ क्या छठा और इसके साथ है 7वां। अगर आपको अभी भी पढ़ाने में दिक्कत आ रही है आप ऐसे याद रखो कि हमारे पास 2 क्रोमियम है, दोनों क्रोमियम को ऑक्सीजन ने जोड़ के रखा है और बाकी जो ऑक्सीजन है वो सेट हो जाते हैं किसमें, क्रोमियम में। बाकी ऑक्सीजन कहां सेट हो जाते हैं, क्रोमियम में, ऐसे करके। तो ये जो स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, तो ऐसे तितली बनी उड़ के उड़ी फिट के डेडे बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये देखो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये ऑरेंज रेड कलर का होता है, सॉलिड होता है क्रिस्टल, और पानी कोल्ड पानी में ये क्या करता है, घुल जाता है। फिर है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जब आप इसको गर्म करोगे तो ये डिकम्पोज होता है, K2Cr2O7 डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा, K2CrO4, फिर क्रोमियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या करेगा, बाहर निकलेगा। फिर एक्शन विद बेस, जब आप इसको बेस के साथ रिएक्ट करोगे ना तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जब बेस के साथ रिएक्ट होगा तो पोटेशियम क्रोमेट बनेगा और पानी। और अगर पोटेशियम क्रोमेट मतलब ये वाला पोटेशियम क्रोमेट दोबारा अगर आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, मतलब यहां पे OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट किया तो डाइक्रोमेट कन्वर्ट हुआ क्रोमेट में, क्रोमेट एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, फॉस्फेट, सल्फेट और पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, और इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज एसिडिक मीडियम में ही पूछी जाती हैं। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में ही पूछी जाती है। देख पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिड के साथ रिएक्ट किया है H2SO4, तो आप ध्यान से देखो तो इसने ऑक्सीजन दिया है, मतलब ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो सकता है, एज अ ऑक्सीडेंट यूज हो सकता है। अच्छा, साथ साथ में क्या दिया, पोटेशियम सल्फेट बोला, क्रोमियम सल्फेट और पानी दिया, तो ऑक्सीडाइजिंग यूज हो सकता है। तो आप इसको क्या K2Cr2O7 को यहां पे भी यूज करोगे, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी,
यहाँ पे I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। और ये वाली रिएक्शन आप देखो तो ये मैंने बिल्कुल सेम लिख दी है इस तरह से। मेरे कहने का ये मतलब हो गया कि K2Cr2O7 ऑक्सीजन देता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इन रिएक्शन को ये बनाने में मदद करता है। ठीक, इसके बाद है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये एक्चुअल में सॉल्ट एनालिसिस में मदद करता है। किस सॉल्ट एनालिसिस में? मतलब पोटेशियम क्लोराइड एक साल्ट है, इसको पता करने में मदद करता है। हम क्या करते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को K2Cr2 को एसिड के साथ मिला के उस सॉल्यूशन में डाल देते हैं जिसमें KCl होता है। तो जैसे मिलाते हैं तो हमारे पास एक ब्राउन कलर का क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है या क्रोमाइल क्लोराइड बनता है ब्राउन कलर का। अगर ये बनेगा तो उस समय पता चल जाएगा कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें क्लोरीन है। ठीक है, तो साथ में पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बनता है और वाटर भी बनता है। बट अगर ये ब्राउन कलर की चीज वहां पे दिखी तो इसका ये मतलब है कि इस सॉल्यूशन में KCl है। तो मतलब जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में भी मदद आता है। वो और भी बहुत सारी यूजेस हैं, जैसे लेदर बनाने में मदद करता है, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज होता है। CC टेस्ट का मतलब क्या हो गया? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। और डिसइंफेक्टेंट मतलब पानी में बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, या जब हाथ में जम्स वगैरह लग जाते हैं तो इसको यूज करते हैं तो जम्स क्या कर जाते हैं? मर जाते हैं। यहां पे हमारा DNF ब्लॉक एलिमेंट पूरा अच्छे से खत्म हो गया है। हर एक चीज मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई है या समझाने की पूरी कोशिश की है। जहां पे भी कोई डाउट हो प्लीज मेरा बच्चा पूछना, एक बार नहीं 10 बार पूछना, मैं 10 बार आपको बताने के लिए तैयार हूं। इसके जो PDF नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, आप टाइम देख लो क्या हो रहा है, टाइम बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, आपके लिए मैं लेक्चर बना रहा हूं। प्लीज इस लेक्चर को शेयर करना, इसमें कमेंट करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और भी आपके लिए अच्छे वीडियो लेक्चर ला सकूं। बाकी कुछ नहीं कहूंगा, मेहनत करते रहो। अल्लाह ताला मेहनत में ही बरकत डालते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।